आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए योगी सरकार महिलाओं के लिए एक नई आर्थिक सहायता योजना लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित योजना के तहत पात्र महिलाओं को कुल 50,000 तक की आर्थिक मदद दी जा सकती है। शुरुआती चरण में पहली किस्त के रूप में 20,000 सीधे महिलाओं के बैंक खातों में भेजने की बात की जा रही है। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उनकी सामाजिक स्थिति को मजबूत करना है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक में महिलाओं को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक जनसभा में बड़ा चुनावी ऐलान करते हुए कहा कि अगर प्रदेश में सपा की सरकार बनती है तो सभी पात्र महिलाओं को हर साल 40,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने इसे महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया। इस घोषणा के बाद यूपी की राजनीतिक में महिलाओं को लेकर नई बहस और राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए राज्य के सबसे लंबे नियंत्रित एक्सप्रेसवे की योजना अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। यह प्रस्तावित एक्सप्रेसवे पश्चिमी यूपी के शामली से शुरू होकर पूर्वी हिस्से के गोरखपुर तक जाएगा और करीब 19 जिलों के आपस में जोड़ेगा। सरकार ने परियोजना की DPR तैयार कर ली है। इसके निर्माण से प्रदेश में कनेक्टिविटी बेहतर होने, व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और यात्रा के समय में कमी आने की उम्मीद है। उत्तराखंड के चमोली जिलों में टेहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट की एक टनल अचानक धंसने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही NDRF और SDRF की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव अभियान शुरू कर दिया। टीमें मलबा हटाने के साथ टनल के अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। प्रशासन के अनुसार फिलहाल प्राथमिकता सभी लोगों को सुरक्षा सुनिश्चित करना और स्थिति को जल्द नियंत्रित करना है। AIMIM प्रमुख असउद्दीन अवैसी पर हुए हमले से जुड़े मामले में हापुड़ जिला अदालत में गवाही की प्रक्रिया पूरी हो गई। कड़ी सुरक्षा के बीच करीब 2 घंटे तक प्रत्यक्षदर्शियों और संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए गए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए अदालत परिसर में भारी पुलिस बल तैनात रहा। गवाही पूरी होने के बाद मामले की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ गई है और अब अदालत के अगले निर्देशों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े करीब 13 साल पुराने मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान, पूर्व मंत्री सुरेश राणा समेत 22 नेताओं को अदालत से राहत मिली है। कोर्ट ने साक्ष्यों की कमी और मामले से जुड़ी कानूनी पहलुओं की समीक्षा के बाद यह फैसला सुनाया। लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया में राहत मिलने के बाद संबंधित नेताओं और समर्थकों में खुशी का माहौल है। कोर्ट के इस निर्णय को राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निजी स्कूलों में शिक्षकों को निर्धारित मानकों से कम वेतन देने की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया है। शासन ने प्रयागराज, लखनऊ और गोरखपुर समेत कई जिलों के निजी विद्यालयों की जांच के आदेश दिए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूलों के वेतन रिकॉर्ड की जांच करने और अनियमितता मिलने पर संबंधित संस्थानों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य निजी स्कूलों में शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके शोषण पर रोक लगाना है। भारतीय शेयर बाजार में कारोबारी सप्ताह के दौरान मुनाफा वसूली का असर देखने को मिला, जिससे प्रमुख सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स करीब 113 अंक गिरकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,395 के स्तर पर आ गिरा। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार ऊंचे स्तरों पर निवेशकों की मुनाफा वसूली के चलते बाजार में एक कमजोरी आई। हालांकि विदेशी निवेशकों की गतिविधियां और वैश्विक संकेतों के आधार पर आगे बाजार में सुधार की संभावना जताई जा रही है। भारत के विदेश व्यापार में जुलाई महीने के दौरान मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में देश के कुल निर्यात 13.3% बढ़कर $80 अरब से अधिक हो गया। विशेषज्ञों के मुताबिक वैश्विक चुनौतियों के बावजूद निर्यात में यह तेजी भारतीय विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की मजबूती को दिखाती है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ने से अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने पार्टी में अनुशासन बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अनंत कुमार उर्फ अंटू मिश्रा को बासपा से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी की ओर से कहा गया कि संगठन के नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी नेता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले के बाद यूपी के राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महिला की सुरक्षा से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि शुरुआती स्तर पर पर्याप्त साक्ष्य न होने के आधार पर पुलिस दुष्कर्म जैसे गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती। शिकायत मिलने पर नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज कर जांच आगे बढ़ाई जानी चाहिए। कोर्ट के इस रुख से पीड़ितों को न्याय पाने में मदद मिलने और पुलिस की जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद है। सुलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभाषपा के प्रदेश कार्यालय में कुछ लोगों के घुसकर गाली गलौज और धमकी देने का मामला सामने आया है। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए पार्टी अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने इसे समाजवादी पार्टी की कथित राजनीतिक बौखलाहट बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक हताशा के चलते इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर जाँच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। देश के सराफा बाजार में कीमती धातुओं की कीमतों में फिलहाल मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। 24 कैरेट सोने के भाव में स्थिरता बनी हुई है, जबकि आगामी त्योहारों के चलते 22 कैरेट सोने की मांग बढ़ी है। ज्वेलर्स के मुताबिक त्योहारी सीजन नजदीकी आने से पहले ग्राहक खरीदारी के लिए बाजार का रुख कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मांग में तेजी जारी रही तो आने वाले दिनों में सोने की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। चालू मानसून के दौरान देश की प्रमुख कृषि मंडियों में फल और सब्जियों की आवक पर असर पड़ा है। लगातार बारिश और परिवहन में दिक्कत के कारण टमाटर और प्याज के दामों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आपूर्ति प्रभावित होने से खुदरा बाजार में भी सब्जियों की कीमतें कुछ बढ़ी हैं। हालांकि मंडी प्रशासन का कहना है कि मौसम सामान्य होने और आवक बढ़ने के बाद उपभोक्ताओं को बढ़ी कीमतों से राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 7 वरिष्ठ पीसीएस अधिकारियों को तबादले किए हैं। इस फेरबदल में निधि पांडे को लखनऊ की नई उप जिला अधिकारी यानी एसडीएम नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कई अन्य अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में भी बदलाव किया गया है। सरकार के अनुसार इस प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य जन समस्याओं का जल्द निस्तारण, कामकाज में पारदर्शिता और विकास योजनाओं को तेजी से लागू करना है। संसद का मानसून सत्र विभिन्न मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। पूरे सत्र में देश के प्रमुख मुद्दों, आर्थिक नीतियों और कई विधेयकों पर दोनों सदनों में चर्चा हुई। विपक्ष ने कई मामलों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, जबकि सत्ता पक्ष ने अपने विधायी कार्यों को आगे बढ़ाया। सत्र के समापन पर लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति की ओर से सदन की कार्यवाही से जुड़े आंकड़ों की जानकारी दी गई। देश भर के अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने व्यापक फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों की आईसीयू और एनआईसीयू में सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। सभी चिकित्सा संस्थानों को अग्निशामक उपकरणों की जांच करने और आपातकालीन निकास मार्गों को पूरी तरह दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसका उद्देश्य मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को बेहतर बनाना है। सावन के तीसरे सोमवार को देखते हुए दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा, आवाजाही और भीड़ नियंत्रण के लिए रविवार से हाईवे पर जीरो ट्रैफिक व्यवस्था लागू रहेगी। इसके तहत भारी वाहनों को दूसरे रास्तों पर भेजा जाएगा। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। वहीं प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ सीतापुर हाईवे को 6 लेन में चौड़ा करने की योजना मंजूरी मिली है। करीब 1000 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना में नैमिषारण्य धाम तक पहुंचना आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने परियोजना की तैयारी पूरी कर ली है और जल्द निर्माण शुरू होने की संभावना है। हाईवे चौड़ा होने से श्रद्धालुओं का यात्रा समय कम होने के साथ क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रीय विमान कंपनी एयर इंडिया ने अपने पायलटों और केबिन क्रू सदस्यों के लिए अनिवार्य ड्रग टेस्ट कराने का फैसला लिया है। हालिया घटना के बाद एयरलाइन ने सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया है। नए दिशा निर्देशों के तहत ड्यूटी से पहले कर्मचारियों की नियमित जांच की जाएगी। कंपनी का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
मदरसा शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीईटी अनिवार्य करने और संस्कृत विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार कानून लागू करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। याचिका में सभी शैक्षणिक संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए समान मानक और नियम लागू करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इस मामले पर आगे होने वाली सुनवाई को शिक्षा व्यवस्था में संभावित बदलावों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले जुले संकेतों और औद्योगिक मांग में बदलाव के चलते घरेलू सर्राफा बाजार में चांदी के भाव में मामूली तेजी देखने को मिली है। औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की बढ़ी खरीदारी को इसकी प्रमुख वजह माना जा रहा है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और मुद्रा विनिमय दरों में उतार चढ़ाव के कारण आने वाले दिनों में चांदी की कीमतों सीमित दायरे में रह सकती हैं। सामान्य खरीदारों को बाजार के रुझान पर नजर रखने की सलाह दी गई है। देश के आलू उत्पादकों किसानों के लिए राहत की खबर है। नई नीति के तहत किसान अब ई कॉमर्स कंपनियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ सीधे अनुबंधन कर अपनी फसल बेच सकेंगे। इससे बिचौलियों की भूमिका कम होने और किसानों को उनकी उपज का बेहतर व प्रतिस्पर्धी मूल्य मिलने की उम्मीद है। कृषि विभाग के अनुसार सीधे बाजार से जुड़ने से किसानों की आय बढ़ सकती है और फसल कटाई के बाद होने वाले आर्थिक नुकसान को भी कम किया जा सकेगा।